अस्सलाम वालेकुम। 14 जून 2023 बुध का दिन एक खबर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जंगल के आग की तरह फैल जाती है कि एक फ़िशिंग बोट जिसमें तकरीबन एक अंदाज़े और रिपोर्ट के मुताबिक 400 से 700 इल्लीगल इमिग्रेंट्स सवार होते हैं और जो लीबिया से समंदर के रास्ते इटली जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, जिसमें तकरीबन 300 से 350 तादाद पाकिस्तानियों की भी शामिल होती है। पाकिस्तानियों के अलावा जो दीगर ममालिक के लोग थे उसमें इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, सीरिया, नाइजीरिया और फ़िलीपींस शामिल है। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक फ़िशिंग बोट जो कि लीबिया से रवाना होती है इटली जाने के लिए और वो जाकर ग्रीस के समंदर में बीच में ख़राब हो जाती है। और ये जो कश्ती, जो बोट, फ़िशिंग बोट रवाना होती है, ये लीबिया का एक शहर है तुब्रुक, वहाँ से रवाना होती है और ये अपने अंदर 700 मुसाफिरों को, तकरीबन 700 मुसाफिरों को जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्हें बिठाकर इटली ले जाना चाहती है। और ये ग्रीस के समंदर में बीच में जाकर ख़राब होती है और इसकी मदद के लिए सबसे पहले जो आती है वो ग्रीस कोस्ट गार्ड आती है। अब ग्रीस कोस्ट गार्ड जो आती है वो क्यों आती है, उसका एक बहुत टेक्निकल रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जो इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं उसके रूल के मुताबिक एक EEZ जो है वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है और EEZ की जो टर्मिनोलॉजी होती है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन है। और ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जो जोन है वो उस मुल्क का जो साहिल है वहाँ से लेकर बीच समंदर में तकरीबन 12 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो EEZ में आता है। और इस 12 किलोमीटर के एरिए में किसी भी बोट के साथ, शिप के साथ कोई इंसिडेंट हो, कुछ भी हो, तो जिस मुल्क के बॉर्डर में, जिस मुल्क के ज़िम्मेदारी में ये 12 किलोमीटर आते हैं, उस मुल्क की मुकम्मल ज़िम्मेदारी होती है कि वो जाकर उस बोट को, उस शिप को असिस्टेंस प्रोवाइड करे, उनकी रेस्क्यू करे और उनको मुमकिन तौर पे जो भी उनके इक़दामात होते हैं उन्हें बचाने के वो किए जाएं। लेकिन ये जो हादसा हुआ है ये ग्रीस में 12 किलोमीटर के अंदर नहीं हुआ, ये 50 किलोमीटर, लगभग एक 50 किलोमीटर का जो एरिया है ये वहाँ पर हुआ है, ग्रीस के साहिल से या उसके पोर्ट से, जो उसके EEZ से जो है तकरीबन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है। लेकिन फिर भी ग्रीस कोस्ट गार्ड जो है वहाँ पर उनकी मदद के लिए गई और उन्होंने उनसे असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए पूछा। अब मैं इंटरनेशनल वाटर्स के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक आप लोगों को एक बात बता दूं और इम्पोर्टेंट है बहुत, ही बात गौर से सुनिएगा कि जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं उसमें रूल्स में क्या होता है कि एक कश्ती, बोट, शिप समंदर में किसी जगह ख़राब हो जाती है, ड्रिफ्ट कर रही है और कोई भी उसकी असिस्टेंस के लिए पहुंचता है तो उस बोट में जो उसका कैप्टन होता है तमाम तर इंस्ट्रक्शंस, रिक्वेस्ट उसके थ्रू पास की जाती हैं। उस बोट में जितने भी लोग सवार होते हैं, उस शिप में जितने भी लोग सवार होते हैं, उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं होती है क्योंकि जो कैप्टन ऑफ द शिप होता है फाइनल डिसीजन उसी का होता है। तो जब ये ग्रीस कोस्ट गार्ड उस शिप के पास गए, इस बोट के पास गई, उनसे असिस्टेंस का पूछा कि आपको किस किस्म की असिस्टेंस चाहिए, तो उस बोट पे जो कैप्टन था उसने खाना और पानी मांगा और उसके बाद ग्रीस कोस्ट गार्ड ने उन्हें खाना और पानी दिया और वहाँ से वो चल पड़े। यहाँ पर एक बात बता दूँ कि जितने भी लोग जो सर्वाइवर्स हैं इसमें जो बच चुके हैं और जिनके इंटरव्यूज़ हमने देखे, आपने भी देखे, हर कोई ये कह रहा था कि जो भी जहाज़ आता था हमें खाना और पानी देकर चला जाता था और हमारी कोई मदद नहीं की, हमें लेकर नहीं गए। उसकी वजह ये थी कि जो बोट का जो कैप्टन था उसने सिर्फ खाने और पानी की असिस्टेंस मांगी और उसके अलावा उसने किसी और तरह की असिस्टेंस नहीं मांगी थी। अब यहाँ पर एक बात और बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि हमें जो है किसी रस्सी के ज़रिए से बांध के खींचा जाता था और उसके बाद फिर वो जहाज़ वापस चला जाता था, वो हमें खींचने की कोशिश करते थे। तो नाज़रीन यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है, मैं आपको बिल्कुल एक ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आप खुद भी इसको मज़ीद सर्च कर सकते हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि जब हम पानी में जाते हैं तो समंदर जो है वो पैरेलल नहीं होता है बल्कि वो अप एंड डाउन होता रहता है पानी। तो उसमें क्या होता है, कोई बड़ी बोट और छोटी बोट अगर आपस में करीब करीब होते हैं तो पानी का जो प्रेशर होता है वो दूसरी छोटी बोट पे ज़्यादा पड़ता है। तो इसलिए एक स्पेसिफिक डिस्टेंस रखना पड़ता है। उस डिस्टेंस में क्या करते हैं, एक रोप टाइप की चीज़ होती है, रस्सी टाइप की, वो उस कश्ती पे फेंकी जाती है और फेंकने के बाद जो है उसके ज़रिए से उन्हें खाना और पानी या जो भी चीज़ें होती हैं वो उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। तो उसके बाद वो रस्सी वापस खींच ली जाती है और वो उनका
राब्ता डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जब ग्रीस कोस्ट गार्ड उनके पास गए और जाके उन्होंने पूछा तो कैप्टन ने सिर्फ खाना पानी लिया और उसके बाद उसने मजीद असिस्टेंस लेने से इनकार कर दिया। आपने अभी वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो कंप्लीट देखनी है और इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे हकायक लाकर, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो लाइक करो, अगर आगे अच्छी लगेगी तो उसे लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, शाम के 6 बज चुके हैं और वो फिशिंग बोट अभी तक वहीं पर मौजूद है और वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, ड्रिफ्ट कर रही है। अब यहाँ पर होता यह है कि ग्रीस कोस्ट गार्ड, एक शिप उनके पास से गुजर रही होती है, क्योंकि जो शिप्स गुजरती हैं तो कोस्ट गार्ड्स को पता होता है कौन सी शिप है। तो उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की, उस शिप का नाम था लकी सेलर। लकी सेलर से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अभी जब आप आगे जाएं 50 माइल जब आप दूर चले जाएं, वहाँ पर आपको एक बोट नज़र आएगी, आप प्लीज़ जाके उसे असिस्टेंस प्रोवाइड कर दीजिएगा। क्योंकि जब आप देखेंगे दोपहर से लेकर शाम और शाम से फिर अभी देखेंगे इतना टाइम हो गया, 6 बज चुके हैं शाम के, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। शाम के 6 बजे लकी सेलर उस बोट के पास पहुंचती है। पहुंचने के बाद उस बोट के कैप्टन से पूछती है कि आपको असिस्टेंस चाहिए। बोट का जो कैप्टन होता है वो कहता है जी हमें आप मील एंड वाटर प्रोवाइड कर दें। तो दोबारा जो होता है अगेन वही रोप के ज़रिए, रस्सी के ज़रिए से खाना और पानी प्रोवाइड कर दिया जाता है। फिर उसके बाद लकी सेलर जो है वो उनसे पूछता है आपको मज़ीद कोई असिस्टेंस चाहिए। तो कैप्टन जो होता है, बोट का जो कैप्टन होता है, उसका जवाब होता है सिंपली नो। उसके ये बातें मुझे कैसे पता, ये मैं आपको बताऊं कि जितनी भी शिप्स हैं या बोट्स हैं या जो भी ट्रैवलिंग होती है, उन तमाम जो है ना एक अपनी टेस्टिमोनियल लिखते हैं, लॉग बुक जो है वो अपनी मेंटेन कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक मैं आपको बता दूं कि जिस तरह हमारा एयरक्राफ्ट होता है, एरोप्लेन्स होते हैं, उसमें ब्लैक बॉक्स होता है। हम सब अच्छी तरह अवेयर हैं अबाउट द ब्लैक बॉक्स के ब्लैक बॉक्स क्या होता है, उसको बाद में डिकोड किया जाता है। फिर जो कम्युनिकेशन होती है कंट्रोल टावर की और पायलट की आपस में, वो हम उसको जो है डिकोड करके मालूम करते हैं कि क्या कम्युनिकेशन थी लास्ट। तो इसी तरह शिप में जो है एक टेस्टिमोनियल, एक लॉग बुक जो है, टेस्टिमोनियल लिखी जाती हैं, एक लॉग बुक मेंटेन किया जाता है। तो लकी सेलर ने लॉग बुक मेंटेन किया कि इतने बजकर इतने मिनट पे मुझसे इस बोट ने ये असिस्टेंस मांगी, हमने इनसे ये पूछा, इन्होंने इस चीज़ का कहा, हमने इनसे ये कहा, इन्होंने हमसे ये मांगा, हमने इन्हें ये असिस्टेंस दे दिए। फिर हमने इनसे मज़ीद पूछा खाने और पानी के अलावा कुछ चाहिए, तो उनके कैप्टन ने इतने बजे हमें ये कहा, और ये कह के लकी सेलर ने अपना टेस्टिमोनियल रखा और अपने रास्ते पर रवाना हो गया। क्योंकि वो ग्रीस कोस्ट गार्ड का शिप नहीं था, वो किसी और कंट्री का था, वो गुजर रहा था, तो उन्होंने इससे असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए कहा था। और यहाँ तक लकी सेलर ने अपना काम किया और अपने रास्ते पे लकी सेलर के गुजर जाने के बाद MRCC मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर ने एक और जहाज़ जो वहाँ से गुजरने वाला था, उसका नाम था फेथफुल वॉरियर, उससे कहा कि आप जाएं और जाकर इस बोट को असिस्टेंस प्रोवाइड करें और इनसे पूछें कि इन्हें क्या असिस्टेंस चाहिए। तो इसी तरह ठीक 2.5 घंटे के बाद जब वो एक फेथफुल वॉरियर वहाँ पर पहुँचा उस बोट के पास, उसने अगेन कैप्टन के साथ नेगोशिएशन की, उस बोट के कैप्टन के साथ कि आपको किस तरह की असिस्टेंस चाहिए, आपको खाना चाहिए, पानी चाहिए, हम काफिर हैं आपके बोट के, क्या हम उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमें खाना और पानी दे दें, और उसके बाद मना कर दिया। अब यहाँ पर एक बात नोट करें कि जितने भी सर्वाइवर्स हैं उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास काफ़ी सारी शिप्स आई, बहुत जहाज़ आए, नेवी वाले आए, ग्रीक कोस्ट गार्ड के लोग आए और सब हमें खाना पानी देकर चले गए, लेकिन कोई हमें बचाने नहीं आया। बहुत चलाए, बहुत उनको बातें दी, वो बहुत बड़ा शिप था, तो उसने बस पानी फेंका और केक शेक फेंक वो चला गया। तो नाजरीन, यहाँ पर ये बात नोट करने वाली है जो मैंने आपको पहले बात बताई थी कि लास्ट जो फुल एंड फाइनल डिसीजन होता है वो कैप्टन का होता है। तो कैप्टन ने जो है वो असिस्टेंस और नहीं मांगी सिवाय खाने और पानी के। इसी तरह जो फेथफुल वॉरियर था उसने भी जो है MRCC को रिपोर्ट दी कि हमने इनको खाना और पानी दे दिया, इसके अलावा इस कैप्टन को मजीद कोई असिस्टेंस नहीं चाहिए, और फेथफुल वॉरियर भी अपने रास्ते को चल पड़ा। अब यहाँ पर एक बात जो मैं आप लोगों को फिर यही बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने कहा कि हमें जो असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड की गई, तो ये विश किसकी थी? ये उस कैप्टन की थी। और यहाँ पर एक बहुत ही मैं आपको डीप रीज़न बताना चाहूँगा कि क्यों उस कैप्टन ने जो असिस्टेंस नहीं मांगी। देखिए, खाना और पानी उन्होंने मांग लिया। अब इंटरनेशनल जो वाटर्स हैं उसके रूल्स के मुताबिक आप किसी की मदद ज़बरदस्ती समंदर में नहीं कर सकते, चाहे वो इलीगल ही क्यों ना जा रहे हों। आप उन्हें पकड़ नहीं सकते, आप उन्हें कुछ कह नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस, जब तक वो आपके एरिया में ना आ जाए, जब तक वो आपके पोर्ट के एरिया में ना आ जाए, जब तक वो आपके बॉर्डर के अंदर ना आ जाए, आप उन्हें कुछ नहीं कह सकते। आप ओपन वाटर जो इंटरनेशनल वाटर्स है उसमें आप उन्हें कुछ नहीं कह सकते। इवन ये कि आप उन्हें ज़बरदस्ती कोई असिस्टेंस, कोई हेल्प नहीं दे सकते। तो जो कैप्टन था उस बोट का जिसमें ये इलीगल इमिग्रेंट्स थे, उसे पता था अच्छी तरह से
कि अगर मैं इनसे ये कहता हूँ कि ठीक है आप हमारे लोगों को रेस्क्यू करें, आप इन लोगों को अपनी शिप में ले जाएं, तो इसमें जो है जो इंटरनेशनल रूल्स हैं उसके मुताबिक ये होता कि वो शिप उन तमाम इमिग्रेंट्स को अपने पास लेती, अपनी शिप में वो उसको जो है बिठाती और लेकर नियर बाई पोर्ट पे जाके हुक्काम के हवाले कर देती। अब होता ये कि जब हुक्काम के पास वो तमाम लोग जाते तो उसके बाद वहाँ पे जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाती, और उन कानूनी कार्रवाई के तहत होता ये कि तमाम इल्लीगल तौर पे जा रहे थे, इल्लीगली जा रहे थे, तो इनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो इन्हें वापस डिपोर्ट किया जाता और पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, इंडिया, व्हाटएवर जिस कंट्री से भी वो थे उन्हें वहाँ पर वापस भेज दिया जाता। नाज़रीन, अब मैं जो है कंक्लूजन की तरफ आ रहा हूँ। तो 11 बजे का टाइम है तकरीबन, और उस वक्त जो है MRCC ने एक बोट को क्रीटी से भेजा कि वो जाकर उस जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स की बोट है उसे असिस्टेंस प्रोवाइड करे। तो क्रीटी से जो है जैसे ही वहाँ पर बोट पहुँचने लगी तो वहाँ पर जो है एक और शिप जो है स्विस फ्यूरी के नाम से आ रही थी। उसने देखा कि ये जो आगे बोट खड़ी है दैट इज स्टार्टेड टू सिंक, वो डूबना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता। तो फ़ौरन से उन्होंने जो सिग्नल्स देना शुरू किए, जब सिग्नल्स दी तो आसपास जितनी भी बोट्स थी, जो भी शिप थी, उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ाई ताकि जो लोग डूब रहे हैं उन्हें रेस्क्यू किया जा सके। अब यहाँ पर जो है जब बिल्कुल कोई डूब रहा हो तो उसको रेस्क्यू करना इंटरनेशनल रूल्स में आता है कि अब आप उसको रेस्क्यू कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। और यकीन कीजिए कि उस वक्त अगर जहाज़ का जो बोट का कैप्टन था एक सही डिसीजन ले लेता तो ये तमाम लोग, जितने लोग अभी जहाँ बहक हो चुके हैं, ये अपने अपने घरों में बैठे होते, चाहे वो डीपोर्ट होकर बैठे होते। लेकिन वहाँ पर बहुत देर हो चुकी थी और बहुत सारी कीमती इंसानी जानों का ज़िया हो चुका था। लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि कैप्टन ने बार बार असिस्टेंस मांगने के बावजूद, प्रोवाइड करने के बावजूद, लोग आ रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं कई मरतबा, कोई 6-7 ऐसी शिप्स हैं, बोट्स हैं जो आई हैं कि हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करें, सिवाय खाना और पानी के कुछ भी नहीं मांगा। क्योंकि उस कश्ती में सवार तमाम लोगों को ये पता था कि हम लोग पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, फ़िलीपींस से, अफ़गानिस्तान से 20, 25, 30 लाख रुपए खर्च करके आए हैं और अभी हमारी मंजिल सिर्फ हमसे 2 या 3 दिन दूर है और हम चले जाएंगे। इन लोगों ने जो एक फार्मूला अपनाया था वो आर या पार वाला फार्मूला अपनाया हुआ था और ये चाहते थे कि किसी भी तरह वो इटली पहुंच जाए, यूरोप पहुंच जाए। अब आप ये सोचें कि जो बंदा अपनी जान जोखों में डालकर कई मुल्कों का फासला तय करके यहाँ तक पहुँच चुका और उसे पता हो कि अगले 2 दिन में मैं यूरोप चला जाऊँगा, उसके बाद मैं डॉलर्स कमाऊँगा और उसके बाद मैं जो हूँ बस मतलब ये कि वारे न्यारे हो जाएंगे जिसे हम कहते हैं। तो ये सोचा हो जिन्होंने, एक लालच, एक हवस थी उनमें, ये कहना होगा। अब देखिए, अगर ये बात करते हैं आप लोग सिंपैथी की, तो बिल्कुल माई ऑल सिंपैथी गोज़ टू द डिपार्टेड सोल एंड आई एम प्रेइंग फॉर देम टू रेस्ट इन पीस। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जब इंसान के जहन में कहीं लालच आ जाए, हवस आ जाए ज़्यादा पैसों की, ज़्यादा चीज़ों की, तो वो नुकसान ही होता है। अब यहाँ पर इतनी इंसानी जानों का जो ज़िया हुआ है वो सिर्फ किस वजह से हुआ है? सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा कमाने की हवस, ज़्यादा की हवस। बहुत सारे चैनल्स वाले ये कह रहे हैं कि ग्रीस कोस्ट गार्ड ने डुबोया है, ग्रीस वालों ने मदद नहीं की, कोई हेल्प को नहीं आया। लेकिन जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए, आप चाहें तो इसमें से आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको एक एक एविडेंस देने को तैयार हूं। और ये तमाम चीज़ें जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं उन तमाम वेबसाइट्स पे अपलोडेड है और ये तमाम रियल टाइम जो रिकॉर्डिंग होती है ना, ये रियल टाइम रिकॉर्डिंग होने के बाद वो सारा डेटा सेव हुआ है। जस्ट लाइक अगर आप देखें तो आपके फ़ोन में कभी आप एक ऐप डाउनलोड करते हैं देखने के लिए कि एरोप्लेन की सर्कुलेशन कितनी है, कौन सा जहाज़ किस वक्त लैंड कर रहा है, कौन सा किस वक्त टेक ऑफ कर रहा है, इस वक्त कौन सा जहाज़ कहाँ आ रहा है, एक एप्लीकेशन है। इसी तरह हमारे पास AIS की एक वेबसाइट है जिसके ऊपर ये सारा डेटा सेव होता है और ये रियल टाइम रिकॉर्डिंग होती है। तो रियल टाइम रिकॉर्डिंग से आपको पता चल जाता है कि ये क्या हुआ, क्योंकि जितने भी चैनल्स वाले हैं सब ने जो है झूठ का सहारा लिया सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हम कुछ भी कह के अभी लोगों को जो है अपने साथ इंगेज करें। लेकिन झूठ नहीं कहना चाहिए, जो बात सच है वो बात कहनी चाहिए। तो ये बात जो मैंने आपको बताई है ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें मैं आपको लगी लिपटी बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सबको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो भी हादसा हुआ इसका ज़िम्मेदार कौन था। इसका ज़िम्मेदार या तो उस बोट का कैप्टन था या उसमें सवार तमाम इमिग्रेंट्स थे जो गैर कानूनी तौर पे जाके पैसा कमाना चाहते थे। लेकिन सोचिए, क्या 20-25 लाख रुपए कम होते हैं अगर इसी में आप कोई छोटा मोटा कारोबार करके अपनी फैमिली के साथ बैठते, अपने लोगों के साथ बैठते, अपनी नौकरियां छोड़ के गए लोग, प्लॉट सेल करके गए, घर सेल करके गए, लोगों से उधार कर्ज लेकर गए, सारा कहाँ से पूरा होगा? सिर्फ हवस,
लालच, तो इस चीज़ से बचें। हमारा दीन भी हमें इस चीज़ से बचने के लिए कहता है। और ज़िम्मेदारी किसकी थी ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो ज़िम्मेदार था इन तमाम मासूम अमवात का, इंसान जो है वो मासूम है, शैतान ने कहीं बहका दिया, कोई बात हो गई, लेकिन इंसान बहरहाल मासूम है, कहीं ना कहीं बहकावे में आ गया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को आपने देख लिए, कहीं पे अगर आपको कोई बात ऐसी जो समझ में नहीं आई हो, जो आपको ऐसा लगता हो कि आपको समझने की ज़रूरत है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको डिटेल भी बता दूँ। तो दोस्तों, तमाम हक़ाइक़ के साथ मैंने आज आपके सामने तमाम इन्फॉर्मेशंस रख दी हैं। तमाम चीज़ें आपके सामने बिल्कुल एक खुली किताब की तरह हैं। खुली किताब में जो मर्ज़ी आप पढ़ लें, आप जिस सफ़े को चाहे पलट के देख लें, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। और यही कहूँगा मैं, यही कहूँगा, पाकिस्तानी हो या कोई भी कौम हो, आप लोग प्लीज़ अपनी फैमिली का ख्याल करें। हवस बहुत बुरी चीज़ है, चाहे वो पैसों की हो या किसी भी चीज़ की हो। तो हवस से बचें, अपना बहुत ख्याल रखें। और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी बहुत ख्याल रखिएगा। और जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।